नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में जो नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन है उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। अनेक देशों के बाद अमेरिका की तरफ से भी तारीफ भरे हुए शब्द आए हैं और बिल गेट्स ने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। और इसके बाद आज की खास चर्चा कि आखिरकार जो INDA गठबंधन है उसकी तरफ से यह कबूल लिया गया है DMK के शिक्षा मंत्री के द्वारा कि इसीलिए गठबंधन बना है सनातन का विरोध करने के लिए। यह बात अब साफ तौर पर आ गई है। तो आखिर क्या है रणनीति और क्या विपक्षी गठबंधन का यही एजेंडा है? और अगर यह एजेंडा है तो 2024 की तस्वीर क्या होगी? और इसके बाद बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में TMC एक बार फिर भ्रष्टाचार के फंदे में है। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ और साथ में नुसरत जहां से भी पूछताछ। लेकिन वहां पर जो TMC है वो हमेशा इसको झुठलाने की कोशिश करती है। इस पर करेंगे बात। और बात यह भी होगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है, बस एक सीमा का फर्क है। लेकिन दोनों जगहों पर जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है उसकी तुलना करेंगे कि किस तरह से सिर्फ सीमा बदलने से, राज्य बदलने से शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव है। इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस समय की, इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक और किसान हो रहे हैं शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया स्वागत। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी ने INDA गठबंधन पर किया पलटवार। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा सनातन धर्म का विरोध करने के लिए ही बना है ये गठबंधन। TMC सांसद नुसरत जहां से प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है पूछताछ। सांसद पर फ्लैट बिक्री में 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का है आरोप। एजेंसी पहले ही मामले में ECIR दायर कर चुकी है। और जमीन घोटाले में लालू यादव के खिलाफ CBI को मिली नई चार्जशीट की मंजूरी। एजेंसी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को दी जानकारी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई 21 सितंबर तक के लिए टाली। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहला एजेंडा के किस तरह से दुनिया भर में वाहवाही हो रही है G20 को लेकर भारत की। किस तरह से शानदार आयोजन के लिए भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन को दुनिया के अनेक देशों के साथ ही अमेरिका ने भी माना सफल आयोजन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में G20 को लेकर कह दी ये बड़ी बात। हम पूरी तरह से मानते हैं कि यह सफल रहा, यह अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर असहमति के बीच भी बन गई आम सहमति, और वो भी आसानी से सहमति। उधर अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स ने फिर से की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। बिल गेट्स ने सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की खुलकर प्रशंसा की है। गेट्स ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI की भूमिका पर अभूतपूर्व सहमति हासिल करने के लिए PM मोदी की खास तौर पर तारीफ की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए बिल गेट्स ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। लिखा है कि G20 सतत विकास लक्ष्यों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका पर एक अभूतपूर्व सहमति पर पहुंचा। यह बिल गेट्स ने कहा है डीपीआई के बारे में। मैं एक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया का समर्थन करने के लिए डीपीआई की क्षमता के बारे में आशावादी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। ये बिल गेट्स के शब्द हैं सोशल मीडिया एक्स पर। और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर दुनिया भर में भारत की सराहना हो रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गासेटी ने भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन को अब तक का सबसे सफल G20 आयोजन करार दिया है। This was perhaps the best G20 ever, and one in which we showed when you show up, we can do so much, and when you act together, the sky's the limit. While other leaders skipped it, President Biden was here, and I think that speaks volumes of our respect for India, for the Prime Minister, and for the G20. और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में G20 के आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। The G20 is a big organization. Russia is a member of the G20. China is a member of the G20. There are members that have a diverse range of views. We believe the fact that that organization was able to issue a statement that calls for respecting the territorial integrity and sovereignty and saying that those principles should not be violated is an extremely important statement, because that is exactly what is at heart of Russia's full invasion of Ukraine. It is those very questions. So we thought that was an incredibly important statement for them to make. और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका पर अभूतपूर्व सहमति हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। G20 सतत विकास लक्ष्यों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका पर एक अभूतपूर्व सहमति पर पहुंचा। मैं एक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया का समर्थन करने के लिए डीपीआई की क्षमता के बारे में आशावादी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। ये बिल गेट्स के शब्द हैं। बिल गेट्स के ये शब्द जो कि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखे हैं। तो हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमृत, चाहे एरिक गासेटी हो, चाहे मैथ्यू मिलर हो, चाहे बिल गेट्स हो, ये तो हुए अमेरिका के वॉइसेस, लेकिन दुनिया भर से इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। मैं आपकी भी एक रिपोर्टिंग को याद कर रहा हूं, जब आपने अभी कहा था कि आप बाली में भी थे पिछले साल, लेकिन वहां से घोषणा पत्र को जारी करने में बड़ी देरी हुई थी अंतिम समय तक। लेकिन यहां यूक्रेन जैसे मसले होने के बावजूद बहुत ही आसानी से आम सहमति बना ली गई। और एक बात होती है ना कि नहीं, चलो आम सहमति तो बन गई, लेकिन बाद में प्रतिक्रियाएं विपरीत आ रही हैं। अब देखिए, आम सहमति भी बनी, अमेरिका जैसे देश की प्रतिक्रियाएं भी अनुकूल आ रही हैं और बाकी सारे देशों के भी। कुल मिलाकर के इतना ज्यादा, इतना बड़ा प्रस्ताव, इतना बड़ा घोषणा पत्र जारी हुआ, ये इसको मेगा सफल कहा जाए, मेगा सक्सेस भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, इसको ऐसे ही देखा जा रहा है, क्योंकि देखें, जिस वक्त भारत ने G20 की अध्यक्षता ली वो बहुत मुश्किल वक्त था। क्या वर्ल्ड की डिविजन्स आप जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है या वॉर जो चल रही है रशिया यूक्रेन की, डिविजन्स जो हैं दोनों खेमों के ही बड़ी सख्त उनके रवैये हैं। उसके बीच में आप नेगोशिएट कर पाए, आप दोनों खेमों से बात कर पाए, वेस्टर्न कैंप से भी, रशियन से भी। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए शिरकत करने पर, सर्गेई लैवरोव उनके विदेश मंत्री आए। उनका एक रवैया है, वेस्टर्न कैंप का अपना एक रवैया है। तो भारत ये जो 230 मीटिंग्स पूरे देश में पूरे साल में कर पाया, अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर आपने जटिल मुद्दे जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वहां पर भी आप सहमति बना पाए, एक टेक्स्ट इवॉल्व कर पाए जो दोनों खेमों को मंजूर था। और सिर्फ वेस्टर्न और रशियन नहीं, आप इमर्जिंग इकोनॉमीज
ने अपना पॉइंट रखा कि भाई ये जो क्राइसिस है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारा तो बनाया हुआ नहीं है, ये आपका बनाया हुआ है, पर भुगत हमारी आवाम रही है, हमारी पॉपुलेशंस रही हैं। और सबसे वल्नरेबल अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन से, अगर अनाज की, फूड की, अगर फर्टिलाइजर्स की डिसरप्शन से, अगर फ्यूल की डिसरप्शन से किसी पर फर्क पड़ा है तो डेवलपिंग इकोनॉमीज पर पड़ा है। कई देशों में तो भूखमरी की स्थिति आ गई, डेट क्राइसिस में चले गए। तो क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये वीक इकोनॉमीज हैं, ये अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग की बात छोड़ दें, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज पर जिस तरह का असर, तो भारत एकजुटता बना पाया, एक मत बना पाया, जहां ये स्ट्रेस कर पाया कि अलग अलग खेमों में बंटकर एक दूसरे पे उंगलियां उठाकर इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इसको हमको एकजुट होकर करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पूरी दुनिया से, इस बात की रियलाइजेशन है ठीक सबको, ठीक है, हाँ भारत इसको स्मूथ सेल कर पाया। अमृत, आम सहमति के बाद मैं जरा कुछ मेजर हाईलाइट पर आपके पास आना चाहूंगा। अफ्रीकी यूनियन को समावेशित करना, अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना, वैकल्पिक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के सहमति बनना, और ऐसे और भी तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी पर खासा जोर हमने देखा, और बहुत सारे प्रस्ताव उसमें शामिल हैं। लेकिन इस मायने में भी कि जिस तरह से कि इन मुद्दों पर प्रगति हुई है G20 देशों के बीच, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक G20 रहा, क्योंकि बाकी जगहों पर भी G20 के सम्मेलन हुए हैं, लेकिन इस तरह से इन मुद्दों पर ठोस सहमति बनी है। बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे, जो डेवलपमेंट को सेंटर पे रखना डिबेट के, आपने कॉरिडोर की बात की, आपने कनेक्टिविटी की बात की, आप ग्लोबल साउथ की जो आवाज बुलंद हुई, उनके जो कंसर्न्स हैं, बिल गेट्स की अभी आपने बात की कि जिस तरह से उन्होंने एक्नॉलेज किया कि डीपीआई को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आवामों तक, पॉपुलेशंस तक सर्विसेज पहुंचाना, इंक्लूजन करना, डेवलपमेंट जो कि इंक्लूसिव हो, ग्रोथ जो कि रेजिलिएंट हो, जो कि सस्टेनेबल हो, एक्सेलरेट करना, आम सहमति बनाना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, इन सब मुद्दों पर जो एक सहमति बना पाए आप जो तमाम डिवाइड्स थी, नॉर्थ साउथ की डिवाइड, ईस्ट वेस्ट की डिवाइड, उनको आप क्लियरली पार कर पाए और कह पाए कि आपकी इस ग्रुपिंग के वजूद का महत्व तभी तक है अगर आप एकत्रित होके, आप 20 सबसे पावरफुल इकोनॉमीज हैं, अगर आप एकत्रित होकर इन जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढ पाए इफेक्टिवली। ग्लोबल साउथ की आवाज, आपने अफ्रीकन यूनियन की बात की, मैं एक छोटी सी बात करके खत्म करता हूं कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट को, उसमें से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन आपकी साउथ अफ्रीका की थी, पर आपने अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा और उसको हिस्सा बनाया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने एक इंक्लूसिव ग्रोथ की जो और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो आपका एजेंडा था उसको आप पारित करवा पाए। इसीलिए तो सबसे सफल आयोजन कहा जा रहा है, क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ की आवाज है और बुलंद हुई है और ज्यादा डेमोक्रेटिक हुई है। एक सवाल और, बिल गेट्स वैसे तो तमाम चीजों को लेकर के हमेशा भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन G20 सम्मेलन में खासतौर पर DPI को लेकर बिल गेट्स ने ट्वीट किया है और बड़ी तारीफ की है G20 सम्मेलन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये DPI भी एक बड़ा पहलू रहा, एक बड़ी कामयाबी रही। जी बिल्कुल, और बिल गेट्स जैसे टेक्नोलॉजी जार का, देखिए बिल गेट्स ने भी जब एक तरह की डिजिटल पब्लिक इंक्लूजन की थी, जब कंप्यूटर बनाया, आपके हर एक आदमी के हाथ में कंप्यूटर थमा दिया। जबकि याद करें कि कंप्यूटर्स जब होते थे ऐसा लगता था कि ये कोई ऐसा यंत्र है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत टेक्नोलॉजिकल होगा। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना के आपके हाथ में पकड़ा दिया कि आज आप क्लिक से दुनिया की कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। जी। आपने क्या किया, भारत की मैं बात कर रहा हूं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके इंक्लूजन की, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो,
चाहे वो आइडेंटिटी इंक्लूजन हो, आज हर एक के पास आधार है, आपकी आइडेंटिटी लिंक्ड है, आप स्ट्रीट वेंडर्स, आपका आपने 4 रुपए की 5 रुपए की चीज खरीदनी है, आप वो कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आपने 80%, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इसको 5 दशक लग जाते, 50 साल लग जाते, जो आपने इतने कम वक्त में कर दिया। बिल्कुल, जितना पिछले 6 साल में किया है। सही बात। तो बिल गेट्स का इसको एक्नॉलेज करना ठीक है, उसका महत्व है, पर ये दर्शाता है ये कि अब दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना कितना जरूरी है कि आपकी सर्विसेज, गवर्नेंस सर्विसेज आप लास्ट माइल तक पहुंचा पाएं। ठीक है, और भारत ने वो करके दिखा भी दिया है, भारत ने करके दिखा दिया है, दुनिया उस चीज को मान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि आखिरकार जो INDA गठबंधन के नेता हैं वो अब स्वीकार कर रहे हैं कि इस गठबंधन का निर्माण सनातन विरोध के लिए हुआ था। इसी पर करेंगे चर्चा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा वही चर्चा है जो पिछले कई दिनों से है कि क्या जो विपक्षी गठबंधन INDA है उसका निर्माण सनातन विरोध के लिए ही हुआ है। ये स्वीकार कर रहे हैं अब लोग। सनातन धर्म को लेकर विपक्षी गठबंधन में बयानबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब ताजा बयान किनका है? DMK सरकार में शिक्षा मंत्री का। उन्होंने बाकी सभी के बयानों का समर्थन किया, सनातन विरोधी बयानों का, और कहा ये तो गठबंधन का एजेंडा है, ये मान लिया उन्होंने। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने कहा INDA गठबंधन का गठन सनातन धर्म का विरोध करने और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है। याद कीजिए, इससे पहले DMK के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और A राजा ने भी सनातन को बीमारी बता दिया था। किसी ने HIV वायरस बताया था तो किसी ने डेंगू का मच्छर। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने इस पर कहा कि यह सोनिया गांधी और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ऐसा लग रहा है। विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद उदयनिधि का बयान आता है, फिर प्रियंक खड़गे का सनातन पर आघात होता है। JP नड्डा ने कहा यह सब यूं ही तो नहीं है। अब DMK सरकार के मंत्री द्वारा यह स्वीकार करना कि INDA का गठन ही सनातन धर्म के विरोध में किया गया था। JP नड्डा ने कहा कि कई सवाल है। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस आला कमान सहित RJD नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल किया कि वो लोग चुप क्यों हैं, क्यों नहीं अपना मुंह खोल रहे हैं, क्या वजह है। सनातन को लेकर रोज कांग्रेस और DMK के नेताओं का बयान आ रहा है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व खामोश है, इसके पीछे क्या वजह है, रविशंकर प्रसाद ने पूछा। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने उपनिषद और गीता पढ़ी है, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरती सोच क्यों बढ़ी हुई है, ये सवाल बीजेपी उठा रही है। साथ ही बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि क्या यह नफरत का मेगा मॉल सिर्फ सत्ता के लिए है कि बांटो और राज करो, सनातन के लोगों को बांटो और राज करो। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने सनातन धर्म पर DMK नेताओं की भद्दी टिप्पणी के विरोध में अपनी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेज तर्रार नेता तमिलनाडु के अन्नामलाई। DMK मंत्री जब सनातन धर्म को गाली देते हैं तो फिर देवालय के ट्रस्टों के मंत्री वो कैसे हो सकते हैं? अन्नामलाई ने यह बड़ा सवाल पूछा है तमिलनाडु सरकार से। अन्नामलाई ने राज्य की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इन नेताओं पर हेट स्पीच के तहत FIR दर्ज करने का भी अनुरोध किया है कि परिभाषा के तहत यह हेट स्पीच है। एक खास एजेंडे के तहत किसी धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी हेट स्पीच में आता है, अन्नामलाई ने यह कहा है।
और साथ ही विपक्षी गठबंधन की चुप्पी पर अन्नामलाई ने कहा कि जब चुनाव आता है तो इनके नेता अमर, अकबर, एंथनी बन जाते हैं, यानी कि कहीं अमर, कहीं अकबर और कहीं एंथनी। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक राज्य में तो अमर बन जाते हैं, दूसरे में अकबर बन जाते हैं, और तमिलनाडु आकर और दक्षिणी राज्यों में आकर एंथनी बन जाते हैं। तो ऊंच नीच के डीएमके के नैरेटिव पर एआईएडीएमके ने भी सवाल पूछा कि देश ने दलित और आदिवासी समाज से प्रेसिडेंट तक बनाया, लेकिन डीएमके ने उनको कभी वोट नहीं दिया जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया उन समाज के लोगों को, और डीएमके भेदभाव मिटाने का दावा करती है। अन्नामलाई ने भी ये सवाल पूछा है। और रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया कि क्या वो अपने पुत्र और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे के सनातन धर्म पर बयान से सहमत हैं क्या प्रियांक किसी और धर्म पर ऐसी भद्दे टिप्पणी कर सकते हैं क्या? रविशंकर प्रसाद ने पूछा है मल्लिकार्जुन खड़गे से और कांग्रेस से। इस बीच आईएनडीआई गठबंधन की रणनीति को लेकर मीटिंग होनी है। मिशन 2024 को लेकर विपक्षी गठबंधन का मुद्दा क्या हो, इस पर ये लोग विचार करने वाले हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मंत्री का, शिक्षा मंत्री का बयान सही है तमिलनाडु का, और सनातन विरोध ही गठबंधन का एजेंडा है, तो फिर इनके भविष्य को लेकर क्या सोचा जाए? और क्या कुछ सोचने को रह जाता है क्या? शायद नहीं। तो ये जो ताजा बयान आया है, सुनते हैं कि डीएमके के नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने सनातन धर्म के विरोध को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ स्वीकार किया है, सुनिए। आइए हम समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सनातन का विरोध करें। आईएनडीआई गठबंधन सनातन नीति के विरुद्ध बनाया गया था। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सनातन के विरोध में इस गठबंधन में शामिल सभी लोग समानता पैदा करें, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को बचाएं, महिला पुरुष समानता को बचाएं और सामाजिक सोच के साथ इस आंदोलन को खड़ा करें। यही 26 पार्टियों द्वारा बनाए गए आईएनडीआई गठबंधन का उद्देश्य है। इससे ज्यादा साफ शब्द और क्या हो सकते हैं जो तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने बोला है। लेकिन सनातन का अपमान करने के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन पर तीखा हमला बोला। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और डीएमके पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन का अपमान भारतीय संस्कृति का अपमान है। सोनिया गांधी जी, पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए और रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, और आप खामोश हैं। और राहुल गांधी प्रियंका से भी पूछा था, प्रियंका जी से भी पूछा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज जो डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पोनमुडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई। तो तीखा सवाल बीजेपी पूछ रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आईएनडीआई अलायंस की मुंबई बैठक के 2 दिन बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आना, फिर प्रियांक खड़गे का सनातन पर आघात, और आज डीएमके के मंत्री द्वारा यह स्वीकार करना कि आईएनडीआई अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध में किया गया था। यह सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और कांग्रेस और आईएनडीआई अलायंस को इस बयान पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि क्या संविधान में किसी धर्म के बारे में आपत्तिजनक बयान देने का अधिकार है। आईएनडीआई अलायंस के लोगों को क्या संविधान के प्रावधानों की जानकारी नहीं है? आईएनडीआई अलायंस, कांग्रेस, सोनिया और राहुल बताएं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है? यह नफरत का मेगा मॉल सिर्फ सत्ता के लिए है, बांटो और राज करो। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि आखिरकार क्या खुलकर जो आईएनडीआई गठबंधन के लोग हैं अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर उनका क्या नजरिया है।
चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे साथ मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी। राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक भी। बहुत बहुत स्वागत आपका भी राहुल लाल जी। मैं विनोद जी से शुरुआत करता हूं। विनोद जी, जिस बात की चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक तारतम्यता देख करके सवाल पूछ रही थी कि यूं ही तो नहीं है कि मुंबई बैठक होती है, उसके बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है, फिर प्रियंक खड़गे समर्थन करते हैं, कार्ति चिदंबरम समर्थन करते हैं और उसके बाद कई नेता और समर्थन करते हैं। अब जब ये खुल करके सामने आ गया है तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो अब तो कोई किंतु परंतु कहीं पर नहीं रह जाता। विनोद मिश्र जी। लाल जी, पहले मैं आपकी रिपोर्ट से आया हूँ। जो रिपोर्ट आप बता रहे थे उसमें अगर आप ये देखिए कि इस विरोध को लेके ये आज डीएमके की तरफ से जो ये बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ है, उसके पीछे और थोड़ा सा आपको झांकना पड़ेगा। तो ये विरोध का जो एक नैरेटिव है सनातन और इसके भारत के खिलाफ में भारतीय संस्कृति का जो एक आप देख रहे थे इन दिनों में जो एक विस्तार हो रहा था उन चीज़ों को लेके, सोच को लेके, जब ये आप देख रहे थे कि पूरे देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात आप कर रहे थे, आप देख रहे थे कि जिस तरह में देश में कैसे बदलाव सामने में आए हैं, तो उस बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है। और इस भारत जोड़ो यात्रा का आप नैरेटिव देखिए कि आपसे किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि ये भारत टूटा कहाँ है जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी चले थे। टूटा तो भी था तो 47 में टूटा था। उसके तो वो नैरेटिव जो उनका था वो सीधे सीधे एक भारत को एक तरह से वो दिखा रहे थे कि वैचारिक स्तर पे भारत जो टूटा हुआ है उसमें हम ये मोहब्बत की दुकान लेके आगे बढ़े हैं, जो उन्होंने नाम दिया था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत बेचने आए हैं। अच्छा। और रही बात कि उसके बाद से आप सिलसिला देखिए कि उसमें एक तरह से हर जो भी INDIA गठबंधन की जो भी मीटिंग हुई थी, आप पटना से याद कीजिए, बेंगलुरु से होते हुए मुंबई तक में, आप देखिए कि उस गठबंधन के पीछे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक प्रियम्बल के तरह चस्पा कर दिया गया था। और हर जगह ये बताया गया था कि राहुल गांधी ने जो इसकी कवायद की है और जो इसकी शुरुआत की है वही इसका मूल आधार और मूल इसका सूत्र बनेगा। और ये सूत्र बनते बनते आप तमिलनाडु में देखिए कि मुंबई के अधिवेशन के बाद ही जब ये शुरू होता है, एक के बाद लगातार, और इस तरह के मतलब 3 आप ये बड़े कद्दावर वहाँ के मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं राजा, और किस तरह से एक हमलावर अपना अप्रोच रखते हैं। और आज जब उनके शिक्षा मंत्री ने ये बात खुलासा किया कि INDA गठबंधन का यही एक मूल बीज है, जो आप उन्होंने एजेंडा अपना बता दिया। आज वैसे उस एजेंडे को लेके दिल्ली में मीटिंग भी चल रही है उनकी कमेटी की, और पूरी कमेटी की जो समन्वय समिति है उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको लेके शरद पवार कल मीटिंग करने वाले हैं, उसमें सीट शेयरिंग की बात होगी। एजेंडे को लेके आज उनकी कोई मीटिंग होनी है जिसको कल उसमें रखा जाएगा। ठीक है। तो आज अगर बीजेपी के इसमें रविशंकर प्रसाद हो या JP नड्डा ने जो रिएक्शन दिया है उसमें एक स्वाभाविक है कि आप 15 दिन से लगातार, जब से मुंबई अधिवेशन का सम्मेलन हुआ था उसके बाद लगातार ये सनातन पे हमला हो रहा है, और राहुल गांधी यहाँ देश से लेके विदेश तक इस तरह से हमले करते हुए दिख रहे हैं, कभी बीजेपी पे, कभी RSS पे। लेकिन आप सनातन के खिलाफ में जो ये सारी चीजें हो रही है, इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां आ रही है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस पे क्यों नहीं प्रतिक्रिया आ रही है, इतनी चुप्पी क्यों है? तो इस रहस्य को लेके जरूर इनसे सवाल पूछा जाएगा। लाल जी। मैं मनोज जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले राहुल लाल जी के पास। राहुल जी, अब तो कोई वही सवाल मैं जो विनोद जी को मैं पूछ रहा था, अब तो कोई संशय की बात नहीं है, अब तो कोई किंतु परंतु नहीं है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का बयान यूं ही तो नहीं लिया जा सकता कि बस बोल दिया किसी तरह से, और फिर इससे पीछे से भी जोड़ करके देखते हैं, जिसने बोला आज तक बयान को वापस लिया नहीं, और अब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं। अब तो कोई संशय नहीं है कि ये जो गठबंधन है इसके एजेंडे में सनातन विरोध शामिल है। राहुल लाल जी। देखिए, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का बयान जरूर है, लेकिन अभी विनोद मिश्र जी ने बताया अभी कि टीम इंडिया का क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या एजेंडा होगा, वो तय हो रहा है अभी। इसलिए वो उनके बयान में अलग अलग पार्टियां हैं, उनके अलग अलग बयान है। भारतीय जनता पार्टी जो इतना ज्यादा मुखर है डीएमके के तमाम नेताओं के बयान को लेकर, मुझे बड़ी हास्यास्पद से लगती है। भाई, अभी हम लोगों ने देखा था कि राजघाट पे गांधी जी के समाधि स्थल पर दुनिया के 21 नेताओं के साथ वहां पे जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे। वो दृश्य मुझे बहुत शानदार दृश्य लगा था देखकर। गांधी जी कहते थे कि अगर स्वच्छता करनी है तो अपने घर से स्वच्छता प्रारंभ कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा सनातन को लेकर चिंतित है, उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि जो सनातन की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, जो बोलेगा उसकी जीभ निकाल लेंगे।
तो मैं तो उनको सलाह देता हूँ कि जाइए, संजय निषाद जी हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने चर्चा की थी। वहां पे जो दिनेश शर्मा जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था बेबी है, तो जाइए गलत में। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है राहुल जी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जब आप दूसरे के घर में सफाई की बात करते हैं तो गांधी जी के सिद्धांतों के अनुरूप पहले सफाई आपके अपने घर में होनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी का भी एक सिद्धांत रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और भगत सिंह का भी एक सिद्धांत रहा है, ये हमने देखा है। कोई किसी से कम नहीं है, भगत सिंह के योगदान को भी कम नहीं आंका जा सकता, नेताजी के योगदान को भी कम। मेरी आवाज कट गई थी इसलिए खाली ठीक है, ठीक, लौटता हूं मैं आपके पास। मनोज जी, आप लोग शुरू से ये कह रहे थे कि देखिए ये यूं ही नहीं है, ये संयोग नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया और उसके बाद बस दे दिया। आप कह रहे थे कि ये एक प्रयोग है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है, उनका बयान आना, कुछ नेताओं का समर्थन करना, एक के बाद एक और ज़्यादा बयान आना, उसमें किसी का बयान वापस नहीं लेना, और अब तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्री का कबूलनामा, तो क्या ये जो सनातन विरोध है इसको लेकर के इससे कैसे मुकाबला करना है, क्या रणनीति होगी? गजेंद्र सिंह शेखावत जो कह रहे हैं वो रणनीति तो नहीं हो सकती ना मनोज जी? देखिए लालचंद जी, ऐसा है कि जब भारत नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है और भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है वो एक हाथ के अंदर विकास और एक हाथ के अंदर विरासत दोनों हाथों में लेकर के चल रही है, तो हम सांस्कृतिक विरासत की तरफ भी हम उतने ही अड़िग है, उसके साथ में खड़े हुए हैं, सनातन के साथ भी खड़े हुए हैं, और विकास के साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपने देखा कि G20 का सम्मेलन हुआ और किस तरह से भारत ने जो थीम दी, सबका साथ सबका विकास, जो देश पर लागू होता पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको स्वीकारोक्ति मिली, और जिस तरह से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की गई, और वहां पर आप देखिए ऋषि सुनक जी क्या कहते हैं, प्राउड टू बी हिंदू की बात करते हैं। हाँ, वो तो अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, अक्षरधाम मंदिर तक गए। लेकिन इसी देश के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जयचंद्र रूपी, जो लगातार सनातन पर प्रहार करते हैं। पोनमुडी ने क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, ये हमारा सोचा समझा एजेंडा है। मुंबई बैठक में तय हुआ है कि तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, अल्पसंख्यकों पर हमें ध्यान देना है और सनातन पर प्रहार करना है। उनका अगर भाषण सुने तो ध्यान से देखिए। और उससे पहले ये इसीलिए हम लोग कहते हैं ये प्रयोग है, ये संयोग मात्र नहीं। अब देखिए उदयनिधि स्टालिन सनातन का अपमान किया, मलेरिया मच्छर बोला, कार्ति चिदम्बरम, प्रियांक खड़गे और ए राजा एड्स तक से तुलना करने का काम किया। और इतना ही नहीं लालचंद जी, इतना ही नहीं, आप देखिए सुशील शिंदे जी ने सेफरन टेरर की बात की, सलमान खुर्शीद ने बोको हरम से तुलना की, शशि थरूर ने आईएसआई से तुलना करने का काम किया, और राहुल गांधी जी ने यूएसए के एम्बेसडर से कहा कि जो हिंदू जो है वो लश्कर तैयबा से खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा कि वो इनके शिवराज पाटिल ने क्या कहा भागवत गीता पर, ये भागवत गीता का ज्ञान दे रहे थे राहुल गांधी जी पेरिस में बैठ करके, भागवत गीता मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि भागवत गीता में जिहाद सिखाया जाता है, यानी कहने का मतलब। और भी मैं बता रहा हूं, ये एक सोची समझी साजिश भी है। और देखिए पूरा संयोग, वो एक ग्रुप को देखिए आप, जो इंडी गठबंधन बना है, उनके भी पूरा इतिहास खंगालने का काम। आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या कहा, रामचरितमानस का अपमान करने का काम किया। सपा के जो अलायंस से साथी है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से वो अनर्गल बातें करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। टीएमसी की सुप्रीमो मायावती जी जय श्री राम बोलते के साथ ही मारने दौड़ जाती है। और यहाँ राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के जो राजेंद्र पाल गौतम है, किस तरह से आपने देखा हिंदुओं का अपमान कर रहे। तो लगातार जो इंडी गठबंधन है वो लगातार इस तरह की बातें कर रहा है। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे जी के पिताजी ने कहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई है कराने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। लेकिन वही उद्धव ठाकरे किस तरह से गोधरा के ऊपर भी बात कर रहे हैं, और वो हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्या बोल रहे हैं, राजद्रोह लगा दे रहे हैं। तो आप देखिए ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन मैं कह दूं, सारे चीजों को जोड़ दिया, मैं कह दूं, मैं एक बात और उसमें जोड़ दूं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सनातन का ना आदि है ना अंत है, ये सनातन मिटने वाला नहीं है। जो सनातन एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती की बात करता है, जो सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भविष्यत् की बात करता है, जो वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करता है, वो सनातन मिटने वाला नहीं है। राहुल लाल जी जैसे कांग्रेसी राहुल लाल जी जैसे इंडी गठबंधन के कितने भी लोग हैं, ये मिटा नहीं पाएंगे। सनातन शाश्वत रहेगा। ठीक, शाश्वत रहेगा। राहुल लाल जी आपके पास भी आता हूं। विनोद जी,
विनोद जी, जो ये तमाम चर्चा है ना, इसमें के अन्नामलाई जो तेज तर्रार नेता तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष, उनके जो जवाब हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। उन्होंने एक दिन लिखा था कि उदयनिधि स्टालिन की माताजी के नाम में दुर्गा लिखा हुआ है, ठीक है, और वो वहां जाकर के मंदिर में सोने का मुकुट या कुछ वो चढ़ाती हैं, और उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग सनातन धर्म को नष्ट करने और खत्म करने की बात करते हैं। विनोद जी। लाल जी, आप अभी राहुल जी बता रहे थे, मनोज जी ने शायद उनका पूरा जवाब दे दिया है, तो शायद उनको समझ में आई होगी कि इस नैरेटिव का मतलब क्या होता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो बात आप उठा रहे थे उससे ज़्यादा अन्नामलई की बात में सच में उसमें उनके तर्क में दम है। बिल्कुल। और वो एक्चुअली अभी आप देखिए कि अन्नामलई पिछले 4 महीने से तमिलनाडु में एक पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ उनका कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है और उसके कोई बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट और कटआउट नहीं लगे हैं शहर में। अन्नामलई बहुत तरीके से उस समाज के बीच में, लोगों के बीच में एक रिच आउट जो है वो सब तमिलनाडु में कर रहे हैं जी। और उनके रिच आउट का ये असर है कि आज ये डीएमके को लगने लगा है कि सर्व समाज की बात अगर अन्नामलई कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन कहीं डीएमके की जो अपनी एक पुरानी नीति रही है हिंदू के खिलाफ में, सनातन के खिलाफ में, वो उनका असर न वहाँ पे ख़त्म हो जाए। इसलिए एक सोची समझी रणनीति की तरह है। जो बात आप कह रहे थे उसमें इस बात समझने की बात है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में अपने व्याख्यान दे रहे थे तो अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा था कि हम उस देश से आए हैं और उस सनातन से आए हैं जिसके हमारा परिचय ही सहनशीलता है। बिल्कुल। और हमें ये गौरव है कि हम सनातन परंपरा को जीते हैं और हम सनातन हिंदू हैं। यही बात कमोबेश गांधी जी ने भी अपने यंग इंडिया के डायरी में लिखी थी। ये बात कांग्रेसी को समझना चाहिए कि सिर्फ सनातन को गाली देने से, हिंदू के गाली देने से आप जो अपीजमेंट कर रहे हैं, लोग आज की तारीख में इसको समझ रहे हैं जी। फर्क क्या है कि इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है। 3 मीटिंगें ये कर चुके हैं और इस गठबंधन को आज भी अपने लिए कोई एजेंडा नहीं है कि मिशन 2024 में वो किस एजेंडे को लेके जाएंगे। तो ये जो ये कन्फ्यूजन है, अब आप देखिए कि ये पहली मीटिंग INDIA गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की होनी है शरद पवार के नेतृत्व में। ललन सिंह भी उसमें है, मेंबर हैं जी। और उसमें सभी पार्टी के लगभग 13-14 लोग हैं जो इस पार्टी के मेंबर हैं जी। उससे पहले आप ललन सिंह का पटना से दिया गया वो बयान देखिए कि ललन सिंह कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट और मटेरियल अगर कोई है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। उसके साथ वो उनकी योग्यता भी जोड़ते हैं, उनके साथ साथ उनके वो करप्शन को लेके बेदाग चेहरा भी दिखाते हैं। तो वो एक तरह से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर आप आगे नहीं करेंगे तो आपका गठबंधन ये बेकार है। ठीक है। तो इसी सब मुद्दे को लेके देखिए कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आज, जो बात अभी राहुल जी कह रहे थे कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी आज एजेंडे पे बात करेगी जी। जो फॉर्मूला क्या होगा और कल शायद सीट शेयरिंग की बात करेगी। ठीक है। तो ये सारे चीजों के बीच में अगर तमिलनाडु के मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि एजेंडा तो हमारा तय है सनातन विरोध का, तो अब बताइए कि ये सारी मीटिंगें का फिर मतलब क्या होता है। और नीतीश कुमार के लिए जब सीधे सीधे ललन सिंह कह रहे हैं कि कैंडिडेट हमारा है, तो अब ये सारी मीटिंग करके ये झोल जो पैदा कर रहे हैं वो एक तरह से ये धोखा है और लोगों को भरमा रहे हैं। ठीक, लौटता हूं आपके पास राहुल जी। एक तो आप जवाब देना चाह रहे थे, दूसरी बात ये कि जिस तरह से कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, कर्नाटक के मंत्री, वो तो समर्थन कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान का। केसी वेणुगोपाल तक बोल चुके हैं कि हाँ आज़ादी है बोलने का, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व चुप है तो कई सवाल उठते हैं और बीजेपी वही सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं क्या? प्रथम तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सनातन से संबंधित प्रश्न पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। यही तो मैं कह रहा था कि आप अभी जिसका जवाब मनोज जी ने नहीं दिया कि संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर बिल्कुल ही अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने उनके जन्म को लेकर, उनके कौन उनके असली पिता, उनके नकली पिता के पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर इनसे राम से इन्हें इतना लगाव था तो उन्हें अपने क्यों नहीं बाहर किया अपने एनडीए से। ये सत्ता के लिए जुड़े हुए लोगों का गठबंधन है। अब एक मंत्री उत्तर प्रदेश में शिवलिंग के पास हाथ ढूंढते हुए इनके मनोज जी जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। वो जवाब देने की तैयारी कर ले, पहले मेरा सुन ले अच्छे से।
इसके अतिरिक्त मैंने पहले ही कह दिया कि क्या ये कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं की आवाज नहीं निकल रही है, वैसे राहुल जी की भी आवाज कट रही है, राहुल लाल जी की। शुद्ध शुद्ध सनातनी हूँ राहुल जी। कांग्रेस के लोग भी सनातन पूरी आस्था रखते हैं। अच्छा ठीक है, अब जवाब मैं ले लेता हूँ इनसे। सनातन के नाम पे जो समाज में जो बंटवारा करने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर यह हमला है। ठीक, अब जवाब ले लेते हैं इनसे जी। अब जवाब, हाँ मनोज जी जवाब। लालचंद जी, किसने कहा था राहुल लाल जी कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? राहुल गांधी जी ने कहा था। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होगा? ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और ये इंडिया अलायंस पे मैं बोल देता हूँ, इंडिया अलायंस पे कहता हूँ, बाना पहने सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ता खावे फाल। यानी कि ये बाना तो इन्होंने देख लिया कि इंडिया का पहनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी चाल और जो पूरा डीएनए वो वही है, सनातन विरोधी है। आप देखिए, राम मंदिर का विरोध किसने किया? आपने किया। राम सेतु का विरोध इन्होंने किया, राम मंदिर का विरोध इन्होंने किया, लगातार सनातन को अपमानित करने का काम किया। लेकिन लालचंद जी, मूल सवाल 3 बनते हैं। जो इस देश के अंदर लिबरल गैंग है, जो राहुल जी, जो इंटॉलरेंस गैंग है, जो लिबरल गैंग है, वो कहां छुप गया है? कौन से बिलों में छुप गया है? जो सनातन की बात करते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं और पुष्कर के अंदर पूजा कराते हैं राहुल गांधी और सोनिया जी क्यों मौन धारण किए हुए, राहुल गांधी क्यों मौन धारण किए हुए? तो साफ साफ दिखता है कि जो इंटॉलरेंस गैंग है, जो लिबरल गैंग है, जो सर तन से जुदा की बात करते हैं, वो सनातन को गाली दे करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक की राजनीति को साधना चाह रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइए, ये हिंदू धर्म की सनातन की विशेषता है कि सहिष्णुता है, कोई सर से तन जुदा नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। लेकिन मैं एक बात और कह देता हूं, अगर यही बात अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल दी जाती तो यहाँ पर बवाल मच जाता। यहाँ इंटॉलरेंस गैंग निकल आती, मोमबत्ती लेकर के निकल आते। यहाँ पर बड़े बड़े जो इकोसिस्टम इनका है, वो किस तरह से देश के अंदर फैल जाता है, कहता है कि देखिए अल्पसंख्यक खतरे में आ गए। लेकिन आज इतना सहिष्णु सनातन है, उसको अपमानित करने का काम केवल वोट बैंक के लिए। आप कौन से हिंदू है राहुल लाल जी? किस तरह के सनातनी आप? केवल हिंदुओं को अपमानित करना, एड्स से तुलना करना, मच्छर से तुलना करना, मलेरिया से तुलना करना, भगवा आतंकवाद की बात करना, लगातार सनातन को अपमानित करना, तो ये क्या है? ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है आपकी? ये तो नफरत की दुकान है। छोटी सी टिप्पणी। लाल जी, ये रिएक्शन, ये दोनों प्रवक्ता कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने तरीके से अपने तर्क को रखा है। अपना जो पार्टी का लाइन है उसके हिसाब से मनोज जी ने भी राहुल जी के सारे तर्कों को के तरफ से मुझे लगता है कि जवाब दिया है। मेरा सिर्फ ये कहना है था लाल जी अपनी डिस्कशन में कि ये जो नैरेटिव है, जब आप ये देखिए कि ये नैरेटिव अंग्रेज के जमाने से लेके और एक तरह से इतिहास लेखन की परंपरा में आपने जो एक सनातन की, कास्टिज्म की, मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की इतने थ्योरी जो लाए हैं, वो समाज में यही सूत्र था कि बांटो और राज करो का। बिल्कुल, वही लगता है कि 2024 की वही रणनीति लग रही है। जिसको सूट किया है वो उस तरीके से उठाया है। आप ये सोचिए कि कांग्रेस के मंत्री अगर ये पूछ रहे हैं कि हिंदू कहां से आया, हिंदू धर्म कहां से आया, तो ये बात समझने की जरूरत है। परमेश्वरन के बयान की बात कर रहे हैं, ये सीधे सीधे समझने की बात है कि भारत के इस जनमानस को आप कैसे अपमानित करते हैं कि एक बहुसंख्यक आबादी, एक बहुसंख्यक लोगों को के बारे में उसके आधार, उसके सामाजिक संस्कार को लेके आप पूछते हैं कि तुम कहां से आए। यानी कि ये सहयोग नहीं प्रयोग है। हम इस पर आगे चर्चा करते रहेंगे। आज मेरे पास अब समय की कमी है, लेकिन हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, राहुल लाल जी जुड़ने के लिए, और मनोज जी आपका भी आकर के चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब खबर पश्चिम बंगाल की, जहां से बड़ी खबरें हैं कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोपों से ममता बनर्जी की राज्य सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। पहले भी एक से बढ़कर एक आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कुछ ताजा मामला भी अभिषेक बनर्जी
और नुसरत जहां को लेकर। टीचर भर्ती घोटाले में 2 मंत्री तो पहले से जेल में हैं ही, और अब इसी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होनी है। और इस बीच आज टीएमसी सांसद नुसरत जहां से भी ईडी पूछताछ कर रही है। दरअसल मामला ये एक वरिष्ठ नागरिकों को उचित दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा कर लिया और करोड़ों रुपए हड़प लिए, ये आरोप है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 दिनों के विदेशी दौरे पर रवाना हो गई हैं। टीएमसी का मानना है कि स्पेन और यूएई के दौरे से निवेश की संभावना पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और बदइंतजामी इतनी है जिसको लेकर सरकार खामोश है। तो सवाल है कि निवेश कैसे होगा जब इस तरह की कानून व्यवस्था और बदइंतजामी रहेगी। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर मीडिया को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला यह है कि वहां लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी बीच खड़गपुर के एक स्थानीय पत्रकार ने नकली शराब के खिलाफ अभियान चलाया तो स्थानीय पुलिस ने उसे SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। डराने का काम पत्रकारों। तो बीजेपी ने सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया शराब माफिया से। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पत्रकार को जल्द से जल्द रिहा करें और नकली शराब पर लगाम लगाने की अपील की। ममता बनर्जी लेकिन पंचायत चुनाव की जीत से उत्साहित हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि लोकसभा चुनाव में भी उनका जो पहले वाला फॉर्मूला वो कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था जर्जर हालात में है वहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहेगा, जो ममता बनर्जी घूम घूम कर इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में पत्रकार की गिरफ्तारी के मामले में विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा और उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी की तानाशाही शासन में पश्चिम बंगाल में अर्ध आपातकाल जैसी स्थिति, इमरजेंसी का आरोप लगाया। जब ममता बनर्जी पुलिस ने आनंद बाजार पत्रिका के खड़गपुर संवाददाता श्री देवमाल्या बागची को खड़गपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में शराब माफिया के खतरे को उजागर करने के लिए गिरफ्तार किया तो मैंने अपने एक्स हैंडल में पहले ही आवाज उठाई थी। कल घाटल रैली में भी मैंने अपना रुख दोहराया। अब पुलिस और जेल अधिकारी ममता बनर्जी के विशिष्ट निर्देशों के तहत एक कदम आगे बढ़ गए और लोगों को उनसे मिलने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। आगे लिखा, आज मैं मिदनापुर केंद्रीय सुधार गृह में श्री देवमाल्या बागची से मिलना चाहता था, लेकिन अधीक्षक ने मुझे ऐसा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आप क्यों डरती हैं ममता बनर्जी, पूछा है उन्होंने। विपक्ष के नेता उस पत्रकार से मिलना चाहते हैं जिसे आपने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए जेल में डाल दिया है। आप इस पत्रकार की कलम से बहने वाली स्याही को अस्थायी रूप से रोकने में सक्षम हो सकती हैं, लेकिन याद रखें कि तानाशाही शासन हमेशा के लिए नहीं रहता है और कलम आपके अत्याचारों से अधिक शक्तिशाली है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसेनजीत दा, कैसे SC/ST एक्ट लगा दिया उस पत्रकार पर जो अवैध शराब को लेकर के खुलासा कर रहा था और उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा के जेल में डाल दिया? इसके पहले भी मालदा में एक पत्रकार की गिरफ्तारी का मामला आया था। नहीं, देखिए लालचंद, ये काफी दिन तक 27 अगस्त के आसपास, 27-28 अगस्त के आसपास ये स्टोरी छपा गया था, लेकिन उसके बाद सोच समझकर तृणमूल कांग्रेस, नवान्न ममता बनर्जी सेक्रेटेरिएट जो है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ये सब सोच समझकर वहां पे जो अवैध शराब बनाने वाला जो परिवार या जो आदमी या जो औरत थी वो SC/ST कैटेगरी में आती है। तो ये सोच समझकर उनसे ये जो कंप्लेन है, कंप्लेन लिखवाया गया है और फिर SC/ST लगाया गया है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं लालचांद कि ये ऐसा नहीं है कि अचानक इन पत्रकार ने कुछ कर दिया है उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा नहीं है। घटना की 7 दिन बाद अरेस्ट किया गया इनको, 7 दिन बाद इसको SC/ST एक्ट लगाया गया। तो ये सोच समझ के सोचा गया है कि इसको किस जरिए से फंसाया जाए जिससे इसको जामीन ना मिले, जमानत ना मिले, इस तरह से सोचा गया है और फिर SC/ST एक्ट लगाया गया है। दादा, इस बीच में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी से पूछताछ, नुसरत जहां से पूछताछ, पहले से जेल में मंत्री हैं, टीएमसी सरकार लगता है बुरी तरह से घिर गई है, लेकिन फिर भी झुठला करके वो फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करती है।
निवेश लाने जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या केंद्र पर आरोप लगाना? लालचंद, बात को मैं इस तरह से शुरू करूं कि आपको पता है कि कांग्रेस की एक नेता सांसद कभी कभी बीच बीच में विदेश जाते रहते हैं, अभी भी शायद विदेश में है जी। तो उनकी बगल में कोई एक इंसान बैठा रहता है फ्रेंच कटदारी। तो हम जानते हैं कि इस तरह की जो प्रोग्राम्स है इसको किस तरह से स्पॉन्सर किया जाता है विदेशों में। तो यहां पे भी हाल ऐसा ही है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ की जो मुख्यमंत्री है उनके लिए विदेशों में प्रोग्राम स्पॉन्सर कराते हैं और निवेश लाने के लिए हम जा रहे हैं ऐसा कहकर अपने पूरे परिषद लेके स्पॉन्सर किया गया उसी प्रोग्राम में। इसके पहले भी पिछले 10-15 सालों में वो जा चुकी है यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, उससे एक पैसा भी निवेश हमारे बंगाल में आया नहीं है। इस बार भी उसी तरह की कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में गए हैं और कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी समय की कमी है, हम लोग आगे इस पर आगे बात करते ही रहेंगे ऐसे मुद्दों पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा। बढ़ते अगले खबर की तरफ, और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है और बिहार से भी है। उत्तर प्रदेश में पहले शिक्षा माफिया लचर व्यवस्था के बीच सबसे अधिक नुकसान स्कूली बच्चों को ही उठाना पड़ा था जब वो दौर था, लेकिन बदले दौर में उत्तर प्रदेश ने शिक्षा को लेकर अपनी सजगता दिखाई है। पहले शिक्षा माफिया थे, कानून व्यवस्था खराब था, लेकिन अब माहौल बदला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी सरकार का सिर्फ नारा नहीं बल्कि कई इलाकों में इस अभियान ने तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोगों ने तो इसे जीवन का आदर्श बना लिया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में बेटियों के स्कूल दाखिले की संख्या सबसे अधिक है। बेटियों ने भी बोर्ड परीक्षा में कामयाबी का परचम लहराया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा पर एक सांख्यिकी रिपोर्ट आई है, उसी में खुलासा हुआ है कि पूर्वांचल के जिलों में बेटियों के हायर एजुकेशन की संख्या राज्य के दूसरे हिस्से से कहीं अधिक है। तो पूर्वांचल के लड़कियों की उच्च शिक्षा को लेकर बढ़ी तादाद के पीछे बेटी पढ़ाओ के मंत्र ने भी काम किया है। साथ ही सरकार की नीतियों ने बेटियों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया है। तो लड़कियों की बड़ी तादाद के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने 75 नए गवर्नमेंट कॉलेज पर काम करना शुरू कर दिया है। और इस बीच छोटे परिवार के साथ शिक्षा को लेकर समाज में नई सोच भी बनी है। कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है और स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है। तो इन सभी का असर हो रहा है। तो इन कदमों से ये जो तमाम कदम हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए, योगी सरकार ने ड्रॉप आउट की संख्या कम कर दी है। जाहिर है कि हायर एजुकेशन की तस्वीर बदल गई है। ये तो हुई बात उत्तर प्रदेश की, लेकिन जरा सीमा पार कीजिए और देखिए पड़ोसी राज्य बिहार में क्या है। पड़ोसी राज्य बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की एक बार फिर से पोल खुल गई है। क्या मामला सामने आया है सुनिए, देखिए। बल्कि बिहार के जमुई जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, उसके छात्रावास से एक साथ आधी रात को 55 छात्राओं ने हॉस्टल छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसका भी खुलासा किया। समय पर भोजन नहीं मिलना, साफ सफाई का अभाव, शौचालयों में गंदगी, अन्य आधारभूत सुविधाओं में कमी, ये सब कमी बताई है छात्राओं ने। तो ड्रॉप आउट बढ़ेगा ना वहां पर। मामला सामने आने के बाद हालांकि कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एक जांच समिति गठित कर दी गई है। हमारे साथ विकास सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर, रामेंद्र बल्कि जुड़ रहे हैं। जी रामेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, जिस तरह से एकदम एक सवाल ही मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये जो सीमा बदलता है, सीमा के इस पार उत्तर प्रदेश, सीमा के उस पार बिहार, कैसी तस्वीर बदली हुई है। बिल्कुल एकदम एक दूसरे की विरोधी तस्वीर है। एक तरफ लड़कियों का दाखिला बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लड़कियां छात्रावास छोड़कर भाग रही हैं। देखिए, नेता, नीति, नियत, इन तीनों चीजों का प्रभाव। और जिस बात की बात योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और यही बदलता उत्तर प्रदेश है कि जब लड़कियां स्कूल जाती हैं कोई फप्तियां नहीं कसता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए स्टेट और केंद्र, राज्य और केंद्र दोनों एक साथ खड़े हैं कि बच्चियों की शिक्षा और वो मुख्य भूमिका में आए। धीरे धीरे जो आप बात करें तो छोटे परिवारों में भी लगता है कि लड़कियों को शिक्षित करना वो दो परिवारों को सजाती संवारती है। तो ये चेंज आया है उत्तर प्रदेश में। और जिस पूर्वांचल को लोग कहते थे कि बहुत कमजोर है, इसको किनारे छोड़ दीजिए, वो एक्सप्रेस वे से जुड़ रहा है, रेलवे ट्रैक से जुड़ रहा है, वहाँ आधुनिक सुविधाएं हैं, अच्छे विद्यालय बनाए जा रहे हैं। तो ये सारा जो बदलाव है उसका प्रभाव दिखता है कि बेटियां
शिक्षित हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। लालचंद जी, बिहार पे भी थोड़ा सा बोल दीजिए एक लाइन कि किस तरह के हालात बन गए हैं कि वहां पर बेटियां हॉस्टल छोड़कर जा रही हैं। बिहार में लालचंद जी बिहार और उत्तर प्रदेश में इतना ही बदला है ना कि यहाँ डबल इंजन की सरकार नेक नियत से काम कर रही है और वहां जिन लोगों को काम करना था भाजपा के साथ वो धोखेबाजी के इंतजार कर रहे थे कि कैसे हमको सब कुछ मिल जाए, जनता के लिए नहीं कर रहे थे। ये दोनों बदलाव, यहाँ जो नेता है वो जनता के लिए है और वहां जो नेता है वो अपनी राजनीति और अपने लिए है। दोनों में ये अंतर है और उसी का प्रभाव भी दिख रहा है। लालचंद, बिल्कुल वो असर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।